हेलो दोस्तों। सिटीजनशिप के दूसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने सिटीजनशिप में जो पहला पार्ट था उसमें हमने सिटीजनशिप को अक्वायर करने के दो तरीके देख लिए थे। इसमें हम तीसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो है बाय रजिस्ट्रेशन। अब तीसरा तरीका जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है वह है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। अब देखिए, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय मूल के लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अगर वो भारत में पिछले 7 सालों से रह रहे हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी भी भारतीय नागरिक का स्पाउस यानी अगर हस्बैंड लड़की है तो उसका हस्बैंड और लड़का है तो उसकी वाइफ, वो भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है अगर वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है। अब मान लीजिए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारत से बाहर रह रहे हैं तो वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो माइनर चिल्ड्रन है वो भी सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। जो ओसीआई है, पर्सन्स रजिस्टर्ड एज ओसीआई, जो ओसीआई के रूप में रजिस्टर्ड है। अब ओसीआई क्या होता है हम इसी लेक्चर में हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या होता है। तो जो ओसीआई कार्ड होल्डर है वो अगर लगातार 5 सालों से भारत में रह रहा है तो वो भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। फिर अगर कोई फॉर्मर सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो फॉर्मर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो भी उसने किसी मान लीजिए किसी कारणवश अपनी नागरिकता उसकी खो गई तो वो दोबारा से नागरिकता को अक्वायर कर सकता है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। और फिर जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके पर्सन्स को भी 5 साल भारत में रहने पे पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बनाया जा सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे। अब देखिए, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि 7 साल भारत में रहना है बिफोर अप्लाइंग, और उसमें से भी 12 साल कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू भारत में रहना है। और जो इन 7 सालों में से 12 साल आपको लगातार भारत में रहना है। कब? जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 1 साल पहले तक आपको लगातार भारत में रहना है। और पिछले 8 सालों में से आपको टोटल 7 साल भारत में रहना है, तब जाके आप भारत के नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो रेजिडेंस का रिक्वायरमेंट है यानी भारत में रहने का रिक्वायरमेंट है वो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए 5 साल है, जहाँ दूसरों के लिए 7 साल है तो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए 5 साल है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको ये डिस्क्रिशन होता है कि किसी को भी वो सिटीजनशिप ग्रांट करे या डिनाई करे। आप ऐसा नहीं है कि नागरिकता प्राप्त करना आपका अधिकार बन जाता है, आपका अधिकार मौलिक अधिकार बन जाता है। सरकार इसको डिनाई नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। सरकार डिनाई कर सकती है अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से। अब ये 3 तरीके अभी तक हमने देखे जिसके माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो चौथा तरीका है वह है नेचुरलाइजेशन। इसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट है उसको भारत में 12 साल रहना जरूरी है। इन 12 सालों में से देखिए, पिछले 14 सालों में से वो 11 साल भारत में रहा हो और 1 साल से एप्लीकेशन को अप्लाई करने के 1 साल पहले से वो लगातार भारत में रह रहा हो, तब जाके नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो भारत का नागरिक बन सकता है। जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है गुड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। किसी भी डिट्रीमेंटल एक्टिविटी में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता को या भारत की सुरक्षा को खतरा हो। फिर उसको भारत के संविधान के जो भी शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का अच्छा जानकार होना चाहिए। तो प्राकृतिककरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब यहाँ पे फिर ये भी ज़रूरी है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद उसका भारत में रहने का इंटेंशन हो, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करके फिर वो कहीं और चला जाए। उसको भारत में रहने का उसका इंटेंशन होना चाहिए, तब जाके उसको भारत की नागरिकता प्राकृतिककरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और जब भी किसी व्यक्ति को प्राकृतिककरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी तो माफ़ कीजिएगा, तो उसको अन्य देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है।
कोई भी व्यक्ति केवल देश का नागरिक हो सकता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता, और इस बात को इंश्योर हमारे संविधान का आर्टिकल 9 करता है। फिर नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भारत का नागरिक बनने के लिए उस व्यक्ति को किसी ऐसे देश से नहीं होना चाहिए जहां पे भारतीय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू नागरिक नहीं बन सकते हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक देश है ए, एक देश है बी। अब ए के बदले मान लीजिए इंडिया, इंडिया है और दूसरा देश है बी। अगर बी कंट्री में जाके इंडिया के लोग नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भारत वहाँ के नागरिक नहीं बन सकते, तो बी देश के लोग भी भारत में आके भारत के नागरिक नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं बन सकते हैं नागरिक। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो भी नेचुरलाइज सिटीजन होगा, यानी अगर भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भारत का नागरिक बना दिया है, तो उसे हमारे संविधान के लिए संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करनी होगी, संविधान का आदर व्यक्त करना होगा, तभी जाके वो उसे भारत का नागरिक माना जाता है। और पांचवा जो तरीका है जिसके माध्यम से भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब किसी भी दूसरे टेरिटरी को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्वायर कर लिया है, तो वहां के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब वहां के लोगों के बारे में कि वो भारत के नागरिक किस हद तक बनेंगे, कौन कौन बनेगा, कौन कौन नहीं बनेगा, इसके बारे में जो नोटिफाई करने की शक्ति है, वो केवल और केवल इंडियन गवर्नमेंट को है। अब जैसे पौंडीचेरी को हमने 1962 में इनकॉर्पोरेट किया अपने यूनियन में, तो पौंडीचेरी के लोगों के सिटीजनशिप के लिए एक अलग से ऑर्डर पास किया गया था। उस ऑर्डर के पास होने के बाद ही वहां के लोग भारत के नागरिक बने। ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए। अब इन अमेंडमेंट्स में जो पहला अमेंडमेंट है वो 1985 का है। इस अधिनियम में ये कहा गया कि जितने भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो असम आए हैं बांग्लादेश से कब 1966 से पहले उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि बांग्लादेश से कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अगर 1966 से पहले असम में आया है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। फिर अगर कोई 1966 से 1971 के बीच में बांग्लादेश से भारत आया है, तो वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा। कब? जब वो भारत में 10 साल रह ले। और ये 10 साल जब वो रहेगा तो उसे वोटिंग का राइट नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको सिटीजनशिप चैप्टर के शुरुआत में पढ़ाया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सिटीजन होते हैं सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स होता है। और अभी तक 1966 से 71 के बीच में आए लोगों को सिटीजनशिप मिली नहीं है। वो जब तक 10 साल भारत में नहीं गुजारेंगे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए उनको वोटिंग का राइट नहीं होता है। और फिर अगर 1971 के बाद कोई व्यक्ति असम आया है बांग्लादेश से, तो वो इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में की गई है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आप इसको दोबारा सुने। फिर 2019 में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब इसने कुछ स्पेशल प्रोविजंस को ऐड किया। इसने हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन 6 समुदायों के लोग जो भी माइग्रेंट हैं इंडिया में, जो कहाँ से माइग्रेट हुए हैं? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। इन 3 जगहों से इन 6 समुदायों के लोग माइग्रेट होके अगर इंडिया में आए हैं, कब से कब? अगर 2014 से पहले आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से अगर इन 6 समुदायों के लोग 2014 से पहले भारत में आए हैं, तो वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। और इसके बाद जो आएंगे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करने के बाद इनको नागरिकता दी जा सकती है। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो प्रोविजन है, ये वाला कि बांग्लादेश ये 6 कम्युनिटी को, जो बांग्ला इन 3 देशों से आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये
सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स पे लागू नहीं होते। अब सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स पे ये लागू क्यों नहीं होते, उसके पीछे रीजन ये है कि इन राज्यों में बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, एसटीज रहते हैं। तो उनके कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को हैम्पर न करने के लिए, उनके जीवन में दखलंदाजी न करने के लिए इन सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स को इस अमेंडमेंट एक्ट के उससे बाहर रखा गया, परव्यू से बाहर रखा गया। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट होता है उसके कंडीशन की चर्चा दो एक्ट में है, एक तो पासपोर्ट एक्ट 1920 में और दूसरा फॉरेनर्स एक्ट 1946 में। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत आता है और उसको अगर इलीगल माइग्रेंट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है, तो नोटिफिकेशन के लिए इन दो एक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर में देखा कि कैसे 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब इसी में नागरिकता की समाप्ति की भी चर्चा है कि किन तरीकों से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो इनमें सबसे पहला है बाय रिनंसिएशन, यानी कोई भी व्यक्ति खुद से नागरिकता का त्याग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिनंसिएशन के माध्यम से यानी खुद से नागरिकता छोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जितने भी माइनर चाइल्ड्स हैं उनकी सारी की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसके 3 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बी, सी और डी। तो अगर ए व्यक्ति ने भारत की नागरिकता स्वयं से त्यागी है, बाय रिनंसिएशन उसने अपनी नागरिकता छोड़ी है, तो बी, सी और डी जो कि माइनर्स हैं, तो इन तीनों की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कहने का मतलब स्वतः समाप्त हो जाना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। तीसरा है बाय डेप्रीवेशन यानी बर्खास्तगी। अब सरकार जो है वो इन चार आधारों पे इन चार आधारों पे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। इसमें आधार क्या क्या है? पहला आधार है कि अगर उसने नागरिकता फ्रॉड करके प्राप्त किया हो, गलत तरीके से प्राप्त किया हो, उसने हमारे संविधान का अनादर किया हो, संविधान के लिए डिसलॉयल्टी शो किया हो, फिर उसने किसी भी वॉर के टाइम पे हमारे एनिमी को कुछ इंफॉर्मेशन ट्रेड किया हो या उससे कम्युनिकेट किया हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता भारत की सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। या फिर वो इंडिया के बाहर सामान्य रूप से पिछले 7 साल से रह रहा हो। अब सात सामान्य रूप से कहने का मतलब कि लगातार 7 साल नहीं, एक साल में आज 8 महीने 9 महीने रह रहा है और टोटल 7 साल में वो सामान्य रूप से बाहर ही रह रहा है ना, साल के 10 महीने बाहर गुजारता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता छीन सकती है। तो ये 3 तरीके थे जिसके माध्यम से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डिप्रीवेशन। यानी स्वैच्छिक त्याग कोई कर सकता है और किसी दूसरे देश की नागरिकता होने पर उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो सकती है और भारत की सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, उसकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पे, वो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को छोड़ के कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति ओसीआई बन सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है। अब इस ओसीआई डिक्लेरेशन का पर्पस क्या था? अब देखिए, दुनिया भर में भारतीय लोग ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे ना हो। तो हमारे इन इंडियन डायस्पोरा का फायदा उठाने के लिए भारत की सरकार ने इस स्कीम को 2003 में लाया था। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि बाकी क्या हो, कौन कौन सी बातें हैं। अब ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम करके एक स्कीम लाया गया था। इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया और इसने पीआईओ कार्ड यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और ओसीआई कार्ड इन दोनों को मर्ज कर दिया। देखिए, अब दरअसल पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई कार्ड स्कीम इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, तो इस सिमिलैरिटीज की वजह से कंफ्यूजन पैदा होता था। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2015 में ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम लाया गया।
अब ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए कौन कौन रजिस्टर हो सकता है, इसके बाद इसकी उस व्यक्ति की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एज सही हो, उसकी क्षमता सही हो, यानी पूर्ण क्षमता एवं आयु वाला कोई भी व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है अगर वो संविधान के कमेंसमेंट के टाइम पे भारत का नागरिक था, या फिर संविधान के कमेंसमेंट के टाइम पे भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था, भारत का नागरिक बनने के योग्य था, तो भी वो ओसीआई कार्ड होल्डर प्राप्त कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन किसी ऐसे टेरिटरी को बिलोंग करता था जो कि 1947 के बाद भारत का पार्ट बन गया, तो ऐसे व्यक्ति भी ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति का पोता है, बच्चा है या परपोता है जो कभी ना कभी भारत के सिटीजन थे, यानी इन तीनों प्रोविजंस के माध्यम से हम देख इन तीनों प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो भी भारत के कभी सिटीजन थे, उनके बच्चे, उनके पोते या उनके परपोते परपोती, इन ये सब भी ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओसीआई कार्ड होल्डर की पहले एलिजिबिलिटी क्या थी कि वो पर्सन पूर्ण आयु और क्षमता वाला होना चाहिए। तो पूर्ण आयु और क्षमता होने के साथ साथ ये 4 क्राइटेरिया भी फुलफिल करने थे, तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी एलिजिबिलिटी है कि कोई भी जो ये है ना, जो क्लॉज ए के तहत जितने भी आदमी आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, उन लोगों के जो माइनर चाइल्ड होंगे वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पूर्ण आयु एवं क्षमता वाले किसी व्यक्ति का माइनर चाइल्ड भी ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर माइनर चाइल्ड हुज वन और बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति जो अभी माइनर है, उसके दोनों या दोनों में से कोई भी एक पेरेंट इंडियन हो, तो वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अब मान लीजिए भारतीय किसी किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी विदेशी से शादी कर ली है, तो उस विदेश यानी उसकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी विदेशी है, उसको भी ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी उसकी है। तो ये 4 एलिजिबिलिटी जो थी वो ओसीआई कार्ड के लिए थी। पहला कि वो व्यक्ति पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला होना चाहिए। फिर ऊपर में पूर्ण आयु एवं क्षमता वाले व्यक्ति का कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर कोई भी भारत के नागरिक का माइनर चाइल्ड वो अप्लाई कर सकता है। और फिर भारतीय व्यक्ति के फॉरेन स्पाउस वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्ति इस स्कीम के तहत ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ना केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और देश को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकती है जो जहां के लोग ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब ओसीआई कार्ड होल्डर को राइट्स जो स्पेसिफाइड है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या क्या राइट्स नहीं है, क्या क्या राइट्स हैं वो तो बाद की बात है, पहले देखते हैं कि क्या क्या राइट्स नहीं है। सबसे पहला तो उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो कि हमारा आर्टिकल 16। इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, वो नहीं, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, वो वोट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार उन्हें नहीं है। अब देखिए, रिनंसिएशन ऑफ ओसीआई कार्ड की भी सुविधा है। अगर किसी व्यक्ति ने ओसीआई कार्ड को अक्वायर किया है तो वो उसको रिनंशिएट भी कर सकता है। तो ऐसे केस में उसका जो भी स्पाउस है और माइनर चाइल्ड है उसकी भी ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ए ने ओसीआई कार्ड ले रखा था, अब उसकी बीवी है बी और बच्चे हैं सी और डी, ठीक, जो कि माइनर है, सी और डी माइनर है। तो अगर ए व्यक्ति ने ओसीआई कार्ड को रिनंशिएट कर दिया, स्वैच्छिक रूप से त्याग दिया, तो बी जो कि विदेशी है, उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हो, तो उसका ओसीआई कार्ड भी खत्म हो जाएगा और जो माइनर चाइल्ड है सी और डी, इन दोनों का भी ओसीआई कार्ड खत्म हो जाएगा अगर उसने खुद से ओसीआई कार्ड को त्यागा है तो।
अब फिर ओसीआई कार्ड होल्डर की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। एक तो आप खुद से भी छोड़ सकते हैं और फिर सरकार भी आपको आपसे ओसीआई कार्ड का स्टेटस छीन सकती है अगर आपने ओसीआई कार्ड का जो स्टेटस है वो फ्रॉड से प्राप्त किया है, फ्रॉड करके प्राप्त किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसअफेक्शन शो किया है, फिर आपने कुछ ऐसी सूचना हमारे दुश्मन देश को दे दी है जब हम युद्धरत थे, जो कि हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करेगी, तो ऐसे स्थिति में आपसे ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस छीना जा सकता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सरकार किसी भी व्यक्ति का ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है, तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आपको सुना जाए। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से शामिल किया गया। यानी कि बिफोर कैंसलेशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन ही विल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उससे उसकी बात सुनी जाएगी। अगर सरकार किसी व्यक्ति का ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस कैंसिल कर रही है, तो उस व्यक्ति की बात पहले सुनेगी अच्छे तरीके से। इस बात को सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। अब 3 टर्म है, एक है एनआरआई, दूसरा है पीआईओ और तीसरा है ओसीआई। इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम में ही इंडियन है, तो ये इंडियन होता है, ये विदेशी नहीं होता है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं ये विदेशी होते हैं, और ओसीआई कार्ड होल्डर ये भी विदेशी होते हैं, इनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता। एनआरआई को वीजा की ज़रूरत नहीं होती। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं इनको वीजा की ज़रूरत होती है, और ओसीआई जो होते हैं तो इनको ओसीआई कार्ड होल्डर ही एक टाइप का वीज़ा है जो इनको लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्रीज अलाउड करता है इंडिया में। तो आप ध्यान रखेंगे। अब ओसीआई बहुत सारे मामलों में जो हमारे नेशनल्स हैं उनसे सिमिलर है, उनसे एक समान लेवल पे है। किन किन मामलों में? तो पहला कि जितने भी एयर फेयर्स होते हैं यानी वायुयान किराए में जो टैरिफ होता है वो नेशनल्स के लिए, हमारे नेशनल्स के लिए और ओसीआई कार्ड होल्डर दोनों के लिए सेम है। अब एंट्री फी है, जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि हो गया, तो इन सब में एंट्री फी के मामले में भी ओसीआई कार्ड होल्डर और हमारे इंडियन नेशनल्स दोनों सेम है। अब अभी ओसीआई जो है वो एनआरआई से किस तरीके से समान है, इन दोनों का स्टेटस में क्या क्या समानता है। तो देखते हैं कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स एनआरआईज के लिए रिजर्व किए जाते हैं अब वो ओसीआई के लिए भी ओपन कर दिए गए हैं। फिर सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी इन दोनों में समानता है। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति के संबंध में एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर इन दोनों लोगों के मध्य में समानता होती है। फिर ना तो एनआरआई को वीजा की जरूरत है, ना ही ओसीआई को ओसीआई कार्ड होल्डर को वीजा की जरूरत है, क्योंकि ओसीआई कार्ड होल्डर अपने आप में एक लाइफ लॉन्ग वीजा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सिटीजनशिप का चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने सिटीजनशिप के सारे एस्पेक्ट को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा, जो होगा फंडामेंटल राइट का, जो हमारे लक्ष्मीकांत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अगर आपने लक्ष्मीकांत के 3 या 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके 60% काम पूरे हो जाते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट है, दूसरा है आपका फंडामेंटल राइट है, फिर पार्लियामेंट है, संसद है, इसके अलावा आपका डीपीएस भी है, क्योंकि पार्लियामेंट के फंक्शन से आपको स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन भी पता चल जाएगा। तो ये 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले फंडामेंटल राइट वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।